नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। जी हाँ, एक बार फिर हम आपके बीच आ चुके हैं आपका खास कार्यक्रम लेकर, जो है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम। और आपका ही ये रेडियो है जो आप तक पहुंचाता है कृषि संबंधी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां, वो भी विशेषज्ञों के साथ। आज का जो ये खास कार्यक्रम है और ये जो हमारी श्रृंखला चली आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित ये खास कार्यक्रम हम आप तक हमेशा लगातार लेकर आते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो भी बहुत खास है, लेकिन सबसे पहले अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे बीच पुनः जुड़ चुके हैं शुभम अत्री जी, जो हैं असिस्टेंट रीजनल एग्रोनॉमिस्ट उत्तर प्रदेश, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ही आप हैं। शुभम अत्री जी, बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार पूजा जी, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और क्या फिर से हमारे किसान भाइयों के लिए मिठास लेकर आए हैं गन्ने की? बिल्कुल जी, हमारा मुख्य लक्ष्य है किसान भाइयों को उनकी फसल, जो अभी गन्ने की फसल चल रही है, उसके बारे में जानकारी देना, ताकि किसान भाइयों को कभी ये ना लगे कि उनके पास जानकारी देने के लिए कोई नहीं है, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए कोई नहीं है। तो ये हमारा एक लक्ष्य है और आपके साथ जुड़ के इस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वाह, क्या बात है। और वैसे भी जो सही सलाह होती है वो किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही मिले तो बहुत अच्छा रहता है, वरना तो गूगल यूनिवर्सिटी आजकल है और वो बहुत सारी कहीं की भी कुछ भी जानकारी दे देती है। ऐसे में हम जी, चाहते हैं कि हमारे शुभम अत्री जी, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, आज वो हमें बताएं रेटून गन्ने में पोषण प्रबंधन का महत्व। कैसा रहेगा ये विषय शुभम जी? बिल्कुल। और ये किसान भाइयों की जरूरत भी है। आज के समय में बहुत बड़ी संख्या में किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं और ऐसे में उनकी फसल के बारे में उन्हें अगर सही जानकारी मिलती है तो ये बहुत ही लाभदायक चीज हमारे किसान भाइयों के लिए रहने वाली है। बहुत बढ़िया। तो आइए शुरुआत करती हैं। और शुरुआत में ही मैं तो जान चुकी हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि हमारे सभी श्रोतागण, हमारे किसान भाई जाने कि रेटून गन्ना है क्या? देखिए पूजा जी, हमारे जो किसान भाई हैं वो गन्ने की खेती करते हैं। अब कि गन्ने की खेती क्या है कि गन्ने की खेती जो होती है, गन्ने की जो फसल हमारे किसान भाई उगाते हैं, एक साल वो उगाते हैं फसल, और जब उसको लगभग 12 से 13 महीने के बाद जब उस गन्ने की मैच्योरिटी आ जाती है तो गन्ना जमीन के ऊपर से काट के फैक्ट्री में वो भेज देते हैं, जिसका मूल्य उन्हें मिलता है। अब जो गन्ने का हिस्सा मिट्टी के नीचे रह जाता है, उससे नई फसल का उगाव स्टार्ट हो जाता है, नई फसल उसमें से फूटने लगती है, नए गन्ने के पौधे उस फसल से फूटने लगते हैं, जिसे हम रेटून गन्ना भी बोलते हैं। और इस रेटून शब्द को उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे पेड़ी बोला जाता है, कई जगह इसे मुड्डा भी बोल देते हैं, कई जगह इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो अमूमन हमारे मुख्य उत्तर प्रदेश में पेड़ी गन्ना ही बोला जाता है, जो कि हमारे गन्ने की मुख्य फसल को काट के जो उसकी जड़ें या उसके जो भाग मिट्टी के अंदर रह जाता है, उससे उत्पन्न होता है, और वो अगले साल हमारी फसल पककर तैयार होती है, मैच्योर होती है, और उसी तरह फिर गन्ने के किसान उसको काटकर फैक्ट्री भेजने का काम करते हैं। इस तरह से हमारे किसान भाइयों का एक क्रम चलता है कि वो एक साल गन्ने की फसल लगाते हैं और उसकी 2 साल तक कटाई करते हैं। भारत में, और या कह लीजिए उत्तर प्रदेश में, अमूमन हमारे गन्ने के किसान 2 ही फसल ले पाते हैं एक बार बीज बोने से। पर दूसरे देशों की बात करें, जैसे जो मुख्य देश हैं जिनमें गन्ने की खेती की जाती है, जैसे एक ब्राजील है, एक क्यूबा है, तो यहाँ के किसान की जो पद्धति है वो थोड़ी और अलग रहती है और बेहतर रहती है। वहाँ के किसान क्या करते हैं, वो एक साल गन्ना बोते हैं और उस गन्ने की बुआई से वो लगभग 7 सीजन हार्वेस्ट करते हैं। यानी कि पहला गन्ना उन्होंने बोया, उसकी कटाई की, कटाई करके गन्ना को फैक्ट्री में भेजा, जो अवशेष बचे थे उनसे दोबारा गन्ना स्टार्ट हुआ, वो पकाया, उसको काटा, फिर उसको फैक्ट्री में भेजा, और ये क्रम लगभग 6 से 7 साल चलता है। तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये एक बहुत ही लाभदायक चीज है, क्योंकि गन्ने की बुआई में किसानों का बहुत अच्छा खर्च होता है। कह सकते हैं हम 10 से 15 हजार रुपए का बीज लगता है, 5 से 7 हजार रुपए के उर्वरक
कीटनाशक दवाइयाँ, फफूंदीनाशक ये सब भी लगता है। तो ऐसे में किसान की फसल अगर पिछली फसल के जो अवशेष बचे हैं, जो जड़ें बची हैं, जो तना बचा है उससे निकलती है, तो ये किसान भाइयों के लिए एक अच्छा माध्यम है हमारी लागत को कम करने का। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ऐसे में ये जो रैटून गन्ना है, अगर कभी ऐसा हो कि इसका सही से पोषण ना किया जाए, इसको पोषित ना किया जाए या इसका ध्यान ना रखा जाए, क्या ये खराब भी हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ भारत में उत्तर प्रदेश में क्या रहता है कि किसानों की एक सोच बन चुकी है कि जो गन्ना बोया जाता है, जिसे हम मेन पौधा भी बोलते हैं, पौधा गन्ना भी बोलते हैं, पौधे गन्ने की पैदावार ज्यादा रहेगी और जो पौधा गन्ना कटकर हमारी पेड़ी स्टार्ट होगी, यानी कि दूसरे साल की जो फसल स्टार्ट होगी, उसकी पैदावार कम रहेगी। तो हमारे किसानों का मुख्यतः एक ये धारणा बन चुकी है उनके दिमाग में कि इस तरह का ही क्रम हमेशा चलने वाला है, पर इस तरह का बिल्कुल नहीं होता। बल्कि अगर हम बात करें हमारे पेड़ी गन्ने की, तो उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, उसके अंदर ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता है, तो जिसे किसान भाई सही से नहीं पहचान पाते, सही से उसका उर्वरक प्रबंधन नहीं कर पाते, उसकी जरूरत को नहीं समझ पाते, जिससे कि किसान भाइयों का जो पैदावार है वो उस फसल में थोड़ी कम रहती है। और हमने बहुत जगह देखा है कि किसान भाई कई बारी पेड़ी गन्ने का जो रख रखाव है बहुत हल्का रखते हैं, और जिससे उनकी फसल में बीमारियां, कीट प्रबंधन भी नहीं हो पाता और उनकी पैदावार जो पेड़ी गन्ने की होती है काफी कम हो जाती है। यानी ये एक मिथ्या है, एक भ्रम है। अगर हमारे किसान भाई पेड़ी गन्ने का यानी रैटून गन्ने का अच्छे से ध्यान रखें, तो ये बहुत अच्छी बेहतर फसल बन सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है किसान भाइयों के लिए एक अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। जी। क्योंकि मुनाफा कमाने के जो साधन है वो ये है कि एक तो आपकी पैदावार बढ़नी चाहिए, तब आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। दूसरा, आपकी जो लागत है वो कम होनी चाहिए, वो तब आपका मुनाफा बढ़ेगा। तो इन दोनों चीजों को पूरा करने में पेड़ी गन्ना एक बहुत ही सहयोजक फसल है, जो कि दोनों मकसद पूरा कर सकती है। हमारी पैदावार भी बढ़ा सकती है, हमारी लागत भी कम कर सकती है और किसानों की जेब भी भर सकती है। बिल्कुल। और लगातार हमारी फसल भी बनी रहेगी, हमारी खेत भी बने रहेंगे, उसमें काम भी चलता रहेगा। जी। जी। अगर हम बात करते हैं पोषण प्रबंधन, ये बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसमें बहुत गहराई समाई हुई है, बहुत अच्छी जानकारियां हैं। और अगर पोषण प्रबंधन सही रहा तो इंसान की भी सेहत अच्छी रहती है, उसकी जिंदगी अच्छी रहती है, ऐसी हमारी मृदा यानी हमारी मिट्टी की सेहत अच्छी रहती है। और अगर फसल की बात करते हैं तो अगर उसमें पोषण प्रबंधन बेहतर हो तो वो भी बहुत ही बेहतर बनी रहती है। तो सबसे पहले पोषण प्रबंधन है क्या फसल के लिए, कुछ इसके बारे में अच्छी सी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप दीजिए। देखिए, पोषण प्रबंधन को अगर हम साधारण और समझने योग्य बातों में बताएं तो पोषण प्रबंधन हमारी फसल की जरूरत है तत्वों की, पोषक तत्वों की। हमारी फसल का भोजन क्या है? हमारी फसल के भोजन है जो पोषक तत्व, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, फेरस, मैग्नीज। तो ये सब अलग अलग श्रेणी के पोषक तत्व हैं जिन्हें फसल की जरूरत को पूरा करना होता है। फसल के अंदर जिस भी तरह की प्रक्रियाएं होती हैं भोजन बनाने की, हरा रंग लाने की, तना मोटा करने की, तो ये सब काम इन पोषक तत्वों पर आधारित रहता है। तो इन पोषक तत्वों की सही समय पर, सही मात्रा में, सही स्रोत द्वारा और सही फर्टिलाइजर द्वारा अगर हम पूर्ति करते हैं तो उसे हम पोषण प्रबंधन कहते हैं। हर फसल का पूजा जी पोषण प्रबंधन अलग अलग होता है। पोषण प्रबंधन निर्भर करता है कि फसल का उत्पादन किस तरह का है। अगर हमारी फसल उत्पादन बालियों के रूप में, दानों के रूप में दे रही है, तो जैसी बात है उसके लिए अलग तरह के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारी फसल हमें उत्पादन दे रही है मिठास के रूप में, जैसे गन्ना है, चुकंदर है, तो उसके लिए अलग पोषण प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारी फसल हमें उत्पाद दे रही है फल के रूप में, जैसे सेब है, अमरूद है, स्ट्रॉबेरी है, तो इनके लिए अलग पोषण प्रबंधन, अलग तरह के पोषण प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी। तो गन्ने के लिए आज हम जुड़े हैं, हमारे श्रोतागण गन्ने के किसान हैं, तो उनके लिए ये जानकारी मैं देना चाहूंगा
कि गन्ने की फसल में पोषण प्रबंधन का जो रोल है वो बहुत अधिक है। एक अच्छी पैदावार आप बिना अच्छे पोषण प्रबंधन के कभी भी नहीं ले सकते। पोषण प्रबंधन में अगर आप सही समय पे सही खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे निश्चित तौर पर आपकी पैदावार बढ़ने वाली है। और वहीं अगर हम पेड़ी गन्ने की बात करें तो पेड़ी गन्ने में पोषण प्रबंधन हमें किस तरह से करना है वो उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें अपनी फसल को समझना है। जैसा पूजा जी मैंने बताया था कि पेड़ी गन्ना हमारी वो फसल है जो हमारी मुख्य गन्ने को काटकर दोबारा जमकर तैयार हो रही है। जी। तो ऐसी अवस्था में हमारी जो फसल है, पेड़ी गन्ने की जो फसल है, वो एक स्टेज एडवांस फसल है। क्योंकि एडवांस इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख्य गन्ना जब हम लगाते हैं, गन्ने का बीज लगाते हैं, तो उसमें तना भी नया बनता है, जड़ें भी नई बनती है। पर जो हमारी पेड़ी गन्ना है, उसमें जो जड़ें हैं, काफी जड़ें पुरानी हैं। तो यानी कि उसकी जो जड़ें हैं, वो पुरानी बन चुकी हैं, अब उसमें नई जड़ें भी बनेगी, पुरानी जड़ें भी एक्टिव होंगी, नई ग्रोथ भी स्टार्ट होगी, तो वो हमारी कहीं ना कहीं पौधे गन्ने से एक स्टेज एडवांस चल रही है फसल। और यही कारण होता है कि जो हमारा पेड़ी गन्ना होता है, उस फसल की जो अवधि होती है वो भी थोड़ा कम रहती है। हमारा मुख्य गन्ना जो हम बुआई करते हैं वो गन्ना तैयार होता है 12 से 13 महीनों में, और जो हमारा पेड़ी गन्ना होता है वो तैयार हो जाता है हमारा 10 से 11 महीनों में। तो इसमें 1.5 से 2 महीने का जो फर्क है अवधि में, वो इसी कारण है कि पेड़ी फसल हमारी एक एडवांस स्टेज फसल है। तो अगर हमारी फसल एडवांस स्टेज है, इसकी अवधि थोड़ी कम रह जाती है, इसके अंदर ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होती है, इसके अंदर गन्ने ज्यादा बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर पोषण प्रबंधन की जो जरूरत है वो हमारी पेड़ी और जो मुख्य गन्ना है इससे थोड़ी अलग रहने वाली है, थोड़ी कई मात्रा में ज्यादा रहने वाली है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को जो खाद इस्तेमाल करने हैं वो अलग अलग रूप में इस्तेमाल करने हैं। तो उसकी अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहला क्या है, जब हमारी पेड़ी गन्ना स्टार्ट होता है, उसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो हमारे किसान भाइयों को उस समय ध्यान देना है कि इस समय इसकी जड़ प्रणाली को और बेहतर बनाना है। जो जड़ें पुरानी हो चुकी हैं उनको एक्टिवेट करना है, जो नई जड़ें तने के साथ बनेगी उनकी ग्रोथ को बढ़ाना है। तो उसके लिए फास्फोरस खाद सबसे अहम होता है, और फास्फोरस खाद के साथ साथ सही स्रोत का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आप उस समय मिट्टी में बिखेरोगे तो वो हमारी फसल को ज्यादा उपलब्ध होने वाला नहीं है। कारण क्या है कि पेड़ी गन्ने की जो हमारी मिट्टी होती है उस खेत की, वो काफी जम जाती है, सख्त हो जाती है, क्योंकि वो 1 साल पुराना खेत है, उसके अंदर जुताई उस हिसाब से नहीं हुई है, उसके अंदर इंटरकल्चर ऑपरेशन उस हिसाब से नहीं हुई है। तो पेड़ी गन्ने में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो फास्फोरस की पूर्ति करनी है वो जमीन के माध्यम से ना करके फोलियर स्प्रे यानी कि पर्णीय छिड़काव के माध्यम से करनी है। पर्णीय छिड़काव के लिए आपको क्या लेना है, सबसे पहले यारा वीटा सेनिफोस जो कि एक फोलियर फास्फोरस का स्रोत है। 22% फास्फोरस 3% कैल्शियम के साथ उपलब्ध है आज के समय में मार्केट में। उसको आपको इस्तेमाल करना है 200 लीटर पानी में, उसको स्प्रे करना है या ड्रेंच कर सकते हैं। ड्रेंचिंग उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें हमारे किसान भाई जो फवारा होता है स्प्रे टैंक का, उसको पौधे के तने जहां से मिट्टी से निकला है उसके पास ले जाके उसको फवारे को थोड़ा खोल के पानी देते हैं, जिससे ज्यादा मात्रा में पानी निकल जाता है। तो इस तरह से आप दोनों तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्प्रे भी कर सकते हैं, आप ड्रेंच भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप करोगे तो आपकी फसल में शुरुआत में फास्फोरस की पूर्ति होगी। एक बारी जब आप अपनी फसल में फास्फोरस की पूर्ति कर देते हैं तो आपकी फसल में जो जड़ प्रणाली का बनना है वो और बेहतर हो जाता है और तेज हो जाता है वो प्रोसेस। उससे हमारी फसल में नई जड़ों का विकास स्टार्ट हो जाता है, पौधे के अंदर हरापन धीरे धीरे आने लगता है, उसकी नई पत्तियों का विकास है वो स्टार्ट हो जाता है और हमारी फसल हरी भरी लहराने लगती है। तो ये एप्लीकेशन करने के बाद आपको किसान भाइयों उसके 20 से 25 दिन बाद एक अच्छी सोइल एप्लीकेशन करनी है। सोइल एप्लीकेशन में आपको ध्यान देना है कि जो लाइन से लाइन के बीच में जो मिट्टी है आपकी, वहां पे कई बार क्या होता है कि घास ज्यादा हो जाता है या पिछली फसल की जो पत्तियां होती हैं, फसल अवशेष वहां पे रह जाते हैं, तो उनको आपको खेत के अंदर गलाना है या खेत से बाहर निकाल देना है। खेत के अंदर गलाओगे तो वो हमारी पौधे की, हमारे मिट्टी की
कार्बनिक मात्रा को बढ़ाएगी, तो वो काफी उपयोगी है। तो वो प्रोसेस आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपको उसकी जुताई करनी है। जुताई के लिए आज हमारे पास बहुत अच्छे उपकरण हैं। हमारे जो कल्टीवेटर है, या जो हम कह सकते हैं हैंड टीलर है, या पुरानी बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी बैलों के द्वारा जुताई की जाती है, तो वो काफी सहायक होता है। तो उस तरह से जो गन्ने की लाइनें हैं उनके बीच की जो मिट्टी है उसको आपने जुताई करनी है। एक बार जुताई करके आपको क्या करना है कि उसके अंदर अब अच्छे से संतुलित उर्वरक प्रबंधन करना है। संतुलित उर्वरक प्रबंधन के लिए आपको सबसे पहले लेना है 50 किलोग्राम डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। उसके बाद आपको लेना है 50 किलोग्राम में एमओपी। उसके बाद आपको लेना है 15 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद आपको लेना है 25 किलोग्राम यारामिला कॉम्प्लेक्स, 25 किलोग्राम यारालीवा नाइट्राबोर, 25 से 35 किलोग्राम आप यारावीरा यूरिया यानी कि जो यूरिया आता है वो आप ले सकते हैं। ये मिक्सचर बना के आपको खेत के अंदर इस्तेमाल करना है। एक तरीका ये है, आप लाइनों के बीच में इस खाद को डाल दीजिए। लाइनों के बीच में खाद को डालने के बाद आप उसमें जो मिट्टी चढ़ाने का प्रोसेस है वो आप कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, या मिट्टी नहीं चढ़ाते तो उसको खाद को मिट्टी में मिला दीजिए। मिट्टी उस समय भुरभुरी होगी, वो आसानी से मिल भी जाएगी। फिर आपको अपने खेत की सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी फसल में जो पोषण प्रबंधन है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने जो उर्वरकों का इस्तेमाल किया है उसमें हर तरह के पोषक तत्व शामिल हैं। डीएपी से फास्फोरस और नाइट्रोजन, पोटासियम से पोटाश, और इन सब के सबसे बेहतर स्रोत क्या है कि आप एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यूज करें जिसमें इन सब पोषक तत्वों की पूर्ति हो। एडिशनली आपकी फसल को जो पोषक तत्व है वो समय से पहले उपलब्ध हो, उनके लिए पौधे को वेट ना करना पड़े, उनकी उपलब्धता पौधे के पास बेहतर बनी रहे, जिससे कि दूसरे फर्टिलाइजर भी अपना काम बढ़ा सके। तो वो खाद यारामिला कॉम्प्लेक्स है, 9 पोषक तत्वों का मिश्रण है। 9 पोषक तत्व इसमें अलग अलग रूप में दिए गए हैं, जिससे कि हमारी फसल में हर तत्व अलग काम करता है। वृद्धि विकास पौधे की बेहतर बनाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, फेरस, मैग्नीज, तो ये सब पोषक तत्व हमारी फसल की बढ़वार के लिए काफी आवश्यक है। उसके बाद किसान भाइयों को क्या करना है कि जो दूसरा खाद आपने इस्तेमाल किया था यारालीवा नाइट्राबोर, जो कि एक कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक है जिसके अंदर बोरोन भी है। कैल्शियम हमारी फसल में नई जो ग्रोथ हो रही है, नया जो कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, पत्तियों का जो चौड़ापन है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। हमारी जो फसल में जड़ प्रणाली है उसको और बेहतर बनाएगा। जड़ों का मजबूत विकास होगा, जिससे कि हमारी फसल पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित कर पाएगी। ये खाद आपको सोइल में अप्लाई करनी है। यहाँ पे किसान भाइयों को जिंक की पूर्ति के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि यारा का बहुत ही बेहतरीन उत्पाद सोइल एप्लीकेशन के लिए यारावीटा प्रोकोड जिंक है, जो कि एक सस्पेंशन फॉर्म में होने के बावजूद, लिक्विड फॉर्म में होने के बावजूद भी हमारे किसान भाई उसका यूरिया या अन्य उर्वरक जैसे यारालीवा नाइट्राबोर, एमओपी, पोटासियम या फिर डीएपी, इन सब खादों के साथ मिला के कर सकते हैं। इस खाद की विशेषता क्या है? जो यारावीटा प्रोकोड जिंक है, जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत है। 39.5% इसमें जिंक की मात्रा है। किसान भाइयों को क्या करना है, 300 से 350 ml की मात्रा लेनी है। यूरिया, डीएपी, एमओपी, यारालीवा नाइट्राबोर, यारामिला कॉम्प्लेक्स जैसे उर्वरक के ऊपर इसकी कोटिंग करनी है। अच्छे से कोट करके मिला लेना है और खेत में बिखेर देना है, जिससे क्या होगा कि हमारी फसल में जिंक की पूर्ति बहुत ही शानदार रहने वाली है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सरल है, क्योंकि अगर हम जिंक के दूसरे फर्टिलाइजर की बात करें तो अमूमन पाउडर फॉर्म के फर्टिलाइजर इस समय यूज करने से हमारी फसल में सही तरह से उनका इस्तेमाल, सही तरह से उनका बिखराव नहीं हो पाता, और जिससे हमारी फसल में जिंक की पूर्ति अच्छे से नहीं हो पाती। पर किसान भाइयों, यारावीटा प्रोकोड जिंक का इस्तेमाल करने से आपकी फसल में जिंक की पूर्ति काफी बेहतर रहने वाली है। तो इस अवस्था के बाद आपकी फसल जब 45, 50, 55 दिन की हो जाए तो आपको दोबारा से फास्फोरस की पूर्ति के लिए यारावीटा सेनिफोस का इस्तेमाल करना है। उसके 10 दिन बाद 55 से 65 दिन में जिंक और बोरोन की बेहतर उपलब्धता के लिए यारावीटा जिंट्रैक, यारावीटा बोट्रैक इस्तेमाल करना है। हमारी फसल जब 75 से 90 दिन की हो जाती है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी फसल में अब नाइट्रोजन उर्वरक, कैल्शियम उर्वरक की जरूरत है।
मैग्नीशियम उर्वरक की जरूरत है, तो उस समय आपको 11 लीवर नाइट्राबोर 25 केजी, 11 वीरा यूरिया 35 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, इन तीन उर्वरकों को मिलाकर इस्तेमाल करना है। जिससे कि हमारी फसल में सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि जो कल्ले हमारी फसल में बन रहे हैं, देखिए किसान भाइयों, जितने ज्यादा कल्ले हमारी फसल में बनेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आगे चल के वो गन्ने में तब्दील होंगे। तो यहाँ पर कल्लों को गन्नों में तब्दील करने का हमारा मुख्य लक्ष्य है। और अगर इस समय हमारी फसल में कैल्शियम, मैग्नीशियम या नाइट्रोजन की सही से पूर्ति नहीं हो पाती, तो जो कल्ले हमारी फसल में बने थे वो गन्नों में तब्दील नहीं हो पाते, जिससे कि हमारी जो पैदावार है वो कम रह जाएगी, हमारे गन्ने का वजन सही से नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए 11 लीवा नाइट्राबोर, 11 वीरा यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट, ये तीन उर्वरक आपको इस्तेमाल करने हैं और अपने खेत में बिखराव के माध्यम से, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब हमारी फसल किसान भाइयों 90 से 110 दिन की हो जाएगी, तो उस समय किसान भाइयों आपको क्या करना है, एक यूरिया की एप्लीकेशन करनी है 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, जिससे कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति होगी और आगे चल के आपकी फसल में किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये पूजा जी एक डिटेल में पोषण प्रबंधन है पेड़ी गन्ने का, जिससे कि हमारी किसान भाई, हमारी फसल दोनों ही लाभान्वित होंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने शुभम अत्री जी हमें समझाया कि कैसे रेटून गन्ना यानी कि पेड़ी गन्ने का पोषण प्रबंधन करना चाहिए और उसका क्या महत्व है। तो क्या पेड़ी गन्ना जो है, इसकी जो फसल है, ये ज्यादा पोषण और देखभाल मांगती है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पेड़ी गन्ने की जो देखभाल है वो हमारे दूसरे गन्ने से थोड़ी ज्यादा चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो फसल होती है उसमें कई तरह के रोग, कई तरह के कीट लगते हैं। क्या ये पहले गन्ने में नहीं होता, पहली फसल में नहीं होता? होता है उस फसल में भी, पर इस फसल में क्या होता है कि सपोज करिए एक रोग है, वो फंगस का रोग है, फफूंद रोग है, और वो हमारी मुख्य गन्ने की पहली फसल में था। हमने उसको दवाई से कंट्रोल कर लिया, बट वो हमारे खेत से पूरी तरह खत्म। तो अगली फसल में जब उस फफूंद को, उस फंगस को उसके अनुकूल मौसम मिलेगा, उसके अनुकूल नमी मिलेगी। जैसा अमूमन हम देखते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा कि जब जुलाई अगस्त के माह आते हैं, बारिशें स्टार्ट होती हैं, तो मौसम में ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती है। बिल्कुल। हाँ, तो वो समय होता है जिसमें सबसे ज्यादा फंगस उत्पन्न होती है। आप लोगों ने देखा होगा, घर में अगर हमारे कपड़े कहीं रखे रहते हैं अलमारी में, तो उनमें भी फंगस लग जाती है बहुत सारे केसेस में। तो फसल में तो लगना जायज है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि हमारे किसान भाइयों को पहले से ही सचेत रहने की जरूरत है। उन्हें पता है कि आपकी फसल में पिछले साल इन दिनों में फंगस आई थी, तो इस साल भी वो फंगस आ सकती है। तो आप क्या करें, आप अपनी फसल में पहले से ही जो जरूरी उपकरण है, जरूरी काम है, वो निपटा लें, जिससे कि हमारी फसल में वो फंगस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये केवल फंगस तक ही सीमित नहीं है, ये कीटों के माध्यम से भी हो सकता है। अगर हमारी फसल में कीट पिछले साल आए थे और उन कीट के कुछ जो लाइफ साइकिल में अंडे रह जाते हैं, या बोल सकते हैं कि उनकी युवा अवस्था रहती है, तो वो भी हमारी फसल में नुकसान करने में सक्षम होते हैं। तो किसान भाइयों को इन सब चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा देखभाल हमारी पेड़ी फसल को चाहिए, जिसके लिए आपको तैयार रहना है, इसकी जानकारी लेते रहना है, और वही जानकारी आपको सही समय पे अपनी फसल में उपयोग करनी है। बिल्कुल शुभम जी, वैसे भी जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि पेड़ी गन्ना हमें बाद में भी मुनाफा देता है, और लगभग 6-7 साल तक, एक बार हम अगर गन्ने की फसल लगाते हैं तो 6 से 7 साल तक हम इससे मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम ध्यान रखें, जैसा कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहती है, सही खाद, सही मात्रा, सही तत्व और सही समय पर इसका इस्तेमाल करना। शुभम जी, आपसे अगला सवाल मैं ये करना चाहूंगी, जैसा आप बता ही रहे थे, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग पोषण प्रबंधन होता है, तो क्या पोषण प्रबंधन अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी बदल जाता है? बिल्कुल पूजा जी, ये पोषण प्रबंधन अमूमन हर मौसम के हिसाब से तय किया जाता है। अब हमारे ही अगर देश की बात करें, तो हमारे देश में गन्ने की जो फसल है वो 2 मौसमों के अकॉर्डिंग की जाती है।
आपका जो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि जहाँ पे ठंड कम रहती है, जैसे कि महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, या हम गुजरात के लीजिए, तो यहाँ पे राजस्थान। जो ठंड, हाँ जी, जो ठंड है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन दिनों में कोई ज्यादा टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता। जो आपने उत्तर भारत में देखा होगा कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ठंडे माह होते हैं। जी। तो ऐसी अवस्था में जो गन्ना हमारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन राज्यों में उगाया जाता है, इन राज्यों में गन्ने की जो अवधि होती है वो काफी बड़ी होती है। हमारे यहाँ गन्ने की अवधि 12 से 13 महीने, पर महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटका में गन्ने की अवधि 18 महीने है। तो ऐसे में किसानों को ध्यान देने योग्य बात ये है कि किसान जो 18 महीने की फसल है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पोषण प्रबंधन ज्यादा लगेगा, और जो 12 महीने की फसल है उसमें पोषण प्रबंधन दूसरे तरीके से लगेगा। तो ये जो पोषण प्रबंधन है, ये फसल के अकॉर्डिंग भी बदलता है, वो फसल किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में लग रही है उसके अकॉर्डिंग भी बदलता है, उसका समय क्या है लगाने का उसके अकॉर्डिंग भी बदलता है, और अगर हमारी फसल किसी दूसरे मकसद के लिए अगर हम लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी बदल सकता है, और क्षेत्र के हिसाब से भी बदलता है। बहुत अच्छा आपने हमें बताया। शुभम अत्री जी, आप एक बहुत ही युवा एग्रोनॉमिस्ट हैं और इतनी बेहतरीन जानकारियां आप रखते हैं। आप अपने इस फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। हमेशा ही जब हम आपसे बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत फीडबैक भी ऐसे प्राप्त होते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारियां बहुत ही बेहतरीन हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। बहुत ऐसी ज़मीन से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं जो सीधा हमारे किसान भाई सुनकर एप्लीकेबल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और मुनाफा और फ़ायदा दोनों कमाते हैं अपनी फसल में। आज के समय पर शुभम जी, अगर आप जैसे और बहुत से युवा भाई हमारे आगे आएँ और वो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, तो आप हमारे युवाओं को चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा बहुत ही सीधा संदेश है हमारे देश के युवाओं के लिए, और खासकर उन युवाओं के लिए जो अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को एग्रीकल्चर क्षेत्र से पूरा करना चाहते हैं, इस कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही नोबल काम है आज के समय में। और आज के समय में हमारे देश में अगर सबसे बड़े व्यवसाय की बात करें तो एग्रीकल्चर है। लगभग हमारी जनसंख्या का 60% हिस्सा इस क्षेत्र पर निर्भर है। तो मेरे युवा साथियों, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें आप जैसे लोगों की होनहार लोगों की जरूरत है। आप अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। आप प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, आप फील्ड नॉलेज लीजिए, आप जो किताबी ज्ञान है उसको बहुत बेहतर समझिए कि हमारी बेस क्या है एग्रीकल्चर का। तो इन चीजों के बारे में जब आप समझेंगे तो आप अपने काम को एक अच्छे अनुशासन से करेंगे और अच्छा एक कह सकते हैं कि आप एक जोश के साथ करेंगे, जिससे कि डेफिनेटली हमारे जो किसान भाई आपके साथ जुड़ेंगे उनके व्यवसाय में भी वृद्धि होगी, उनकी फसल को बेहतर एक अच्छा पोषण प्रबंधन मिलेगा। और भारत की अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे हर किसान फलेगा फूलेगा तो निश्चित तौर पे भारत का जो एक नाम है वो हमारी दूसरे देश दुनिया के साथ काफी ऊंचा होगा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आज आपने जानकारियां दी हैं। और श्रोता, हम आपको बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर्ड ये खास रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में हमने जाना है कैसे रैटून गन्ने यानी कि अपने क्षेत्र में कहा जाता है पेड़ी गन्ने में पोषण प्रबंधन का क्या रहा महत्व। और ये विशेष जानकारी एक लंबे समय से आप तक सही और सटीक तरीके से पहुंचा रहे थे हमारे आज के गेस्ट शुभम अत्री जी, जो हैं असिस्टेंट रीजनल एग्रोनॉमिस्ट, उत्तर प्रदेश, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। शुभम अत्री जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, आपकी जानकारियाँ बहुत बेहतरीन होती हैं, बहुत काम आती हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।